हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको आप कहते हैं। और इसके पहले मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, एक क्रम से पड़े हुए हैं, उनको आप जाके देख लीजिए। तो इसका जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन किए रहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले जानिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, मतलब कांसे का बहुत ज़्यादा महत्व था उस टाइम। अब कांसा कैसे बनता था? तांबे और टिन को मिला करके, तांबा और टिन दो पदार्थ हैं, इनको मिला करके कांसा बनाया जाता था। यह सभ्यता सामान्यतः प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। ओके, तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको इतिहास के बारे में बताना शुरू किया था तो बताया था इतिहास 3 भागों में बटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और क्यों आती है ये भी देख लीजिए। इसे इस श्रेणी के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उसे अभी तक विद्वान इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि में लिखते और पढ़ते थे, उस लिपि का ज्ञान अभी भारतीय या जो भी इतिहासकार विद्वान हैं उनको नहीं हो पाया है। यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जिस दिन इनकी लिपि पढ़ लेंगे उस दिन हम लोग इसको इतिहास की श्रेणी में रख देंगे, यानी कि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में इसको रख देंगे। तो इतना आपको समझ में आया, तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इस खोज के समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, ये याद रखिएगा। यानी जब ये खोज हुई, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। लेकिन ये खोज किसके अधीन किया गया? उस टाइम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके अध्यक्ष या उसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। उन्हीं के अंतर्गत इन दोनों लोगों ने यह खोज किया था। तो इतना आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक की कि भाई इसका नामकरण कैसे पड़ा। कोई लोग इसको हड़प्पा बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। कोई लोग कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। कोई विद्वान कहता है कि ये सरस्वती घाटी सभ्यता है। कोई कहता है कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो इसका ये नामकरण कैसे कैसे पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी में मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। क्योंकि जब खोज हुई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के आसपास पाए गए, तो इसलिए जॉन मार्शल ने कहा ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, तो पहला आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि प्रारंभिक नगर सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में इस सभ्यता के स्थल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में पाए जाने के कारण इसका नामकरण पुरातात्विक दृष्टि से प्रथम खोजे गए स्थल को प्रतीक स्थल मानकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। अब ये लाइन समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आप ना समझ पाए हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले तो जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा क्योंकि जो नगर मिले वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही प्रारंभिक नगर मिले थे। लेकिन बाद में देखा गया कि और भी नगर हैं जो अफगानिस्तान तक मिले हैं, भारत में कई सारे नगर मिले हैं। तो अब समस्या गई कि अब हम लोग इसका नाम क्या रखें। तो ये देखा गया कि भाई चूंकि प्रथम
नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। क्योंकि पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास खोजा गया था, लेकिन बाद में देखा गया और भी क्षेत्रों में नगर मिले हैं। तो अब समस्या आ गई कि अब तो भाई सरस्वती नदी के किनारे भी कई नगर मिले, घग्गर नदी के किनारे नगर मिले हैं, तो कहा गया आप क्या नाम रखें। तो इतिहासकारों ने एक नाम सुझाया कि भाई हड़प्पा पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दो, बवाल ही ख़त्म। तो हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम पड़ गया। तो दो नाम अभी तक आपने जाने, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर कांस का प्रयोग किया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांसे का सबसे पहले प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह दिया गया। तो ये तीसरा नाम हो गया। फिर आगे देखिए, इसी सभ्यता में प्रथम बार नगर अस्तित्व में आए, अतः इसे प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो एक नाम और मिल गया। अब देखिए, वर्तमान में 80% स्थल विलुप्त सरस्वती नदी घाटी और उसकी बहाव सीमा में स्थित है, अतः इसे सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। जो ज़्यादातर इस समय जो स्थल मिले हैं वो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, तो इसलिए इसको सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। तो इसके कई सारे नेम हैं। आपको बेसिकली हड़प्पा सभ्यता याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता याद रखना है, कांस्ययुगीन सभ्यता, सब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। तो ये देखिए, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से लेकर और यहाँ तक फैली थी। इसका कुछ आकार इस तरह होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका आकार। देखिए, ये करके इसका आकार कुछ इस तरह है, यानी ये लगभग त्रिभुजाकार है। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो यहाँ पर आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है, और यहाँ सुतका गेंडोर पड़ता है, और यहाँ दैमाबाद, यानी उत्तरी सीमा मांडा है, दक्षिणी सीमा यहाँ देखिए आप, यहाँ दैमाबाद है, पश्चिमी सीमा यहाँ सुतका गेंडोर है, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। तो लगभग त्रिकोणीय आकार में फैली हुई थी। अब विस्तार और प्रमुख स्थलों की इसकी बात करते हैं। सभ्यता का विस्तार 3 देशों तक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ निम्न हैं। ओके, तो अब हम कुछ स्थलों की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से पाए गए हैं, अफगानिस्तान में और भारत में कौन कौन से। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ हिंदू कुश के पार मुंडीगाक और शोरतगुई, ये 2 स्थान पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। पाकिस्तान में बहुत सारे स्थान पाए गए हैं, जैसे बलूचिस्तान क्षेत्र, सिंध और पंजाब। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाए गए हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पाया गया है, नौसारो, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट, बालाकोट आदि। सिंध प्रांत की बात करें तो यहाँ मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, चन्हूदड़ो, अली मुराद आदि। पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा, सरायखोला, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक पुरवाने, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान हैं जो पाकिस्तान में पाए गए हैं। भारत की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर मैंने आपको बताया मांडा, पंजाब में रोपड़ पाया गया है, और ये है कोटला निहंग खान, चक 86, बाड़ा, संगोल, डेरा मजरा, ये सब पंजाब में है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भगवानपुरा, मिताथल, सिसवाल, बालू आदि, ये सब पाए गए हैं हरियाणा में। राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा पाया गया है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, बड़गांव। गुजरात की बात करें तो यहाँ देशलपुर, सुरकोतला, धौलावीरा, रोजदी, रंगपुर, प्रभास, लोथल। महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद। तो ये सब स्थल मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया है। हम लोग एक एक स्थल को आगे डिटेल में पढ़ेंगे,
लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कौन से स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब विस्तार की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में है, चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में है, दैमाबाद, परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी एक प्रकार से गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। फिर है पश्चिमी सीमा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के शुत्का गंडोर में है, डास्क नदी के तट पर। और पूर्वी सीमा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर नामक स्थान है। वो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है वो पूर्वी सीमा है। और किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा मैंने आपको बता दिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसको आप याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक। सॉरी, मैंने आपको जो गोदावरी नदी बोला है ये एक बार देख लीजिए इसको। ये जो परवरा है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में शुत्का गंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक यानी मेरठ तक फैला है। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर ये फैली हुई है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा खोज नहीं किया, इग्नोर कर दिया था एक प्रकार से, लेकिन पता इन्होंने ही लगाया था। तो मैंने आपको विस्तार बता दिया, कहाँ कहाँ तक फैला था और कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब कालक्रम की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक विद्यमान रही। तो इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं, उनके अलग अलग कालक्रम हैं। जैसे जॉन मार्शल का कहना है कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विद्यमान रही थी। अर्नेस्ट मैके ने कहा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। फिर MS वत्स ने कहा, यानी माधव स्वरूप वत्स इनका फुल फॉर्म है, इन्होंने कहा 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। फिर CJ गैड ने कहा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने कहा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ऑल्चिन का कहना है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। DP अग्रवाल का कहना है कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। GF डेल्स का कहना है 2154 ईसा पूर्व से 1864 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस इनका कहना है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। और कार्बन डेटिंग पद्धति इनका कहना है, ये एक पद्धति है डेट खोजने की, 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। NCERT का कहना है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। और विकसित अवस्था इसकी जो थी 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक थी। जिसमें याद कौन कौन सा आपको रखना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला याद रखिए जॉन मार्शल का, दूसरा अर्नेस्ट मैके का याद रखिए। फिर आप याद रखिए इसमें जो है फेयर सर्विस का और कार्बन डेटिंग पद्धति NCERT, इतना आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है 5। बाकी भी अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। और अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न मत। भाई इसका उद्भव कैसे हुआ, कौन से लोगों ने इसकी उत्पत्ति की है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग बसे थे वो मूल स्वरूप के थे या कहीं और से आके बसे थे। तो इस संबंध में भी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे अर्नेस्ट मैके, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और क्रेमर, ये अलग अलग विद्वान हैं। इन सभी का मानना है कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा, यानी इन्होंने बताया कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वही सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे थे और उन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया। तो मेसोपोटामिया के लोग ही आए थे, ये किसने कहा? मैके, गार्डन, व्हीलर, क्रेमर। यानी मेसोपोटामिया के लोग व्यापार या अन्य किसी कारणों से उनका जो है प्रवास हुआ इस क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में, और बाद में उन्होंने
इस सभ्यता का विकास किया। यानी कि ये विदेशी मत का प्रतिपादन करते हैं ये लोग। ये कहते हैं मूल सभ्यता नहीं थी, मेसोपोटामिया का ही एक प्रकार से बदला हुआ रूप है। फिर कहते हैं सुनीत कुमार चटर्जी ये द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा का सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं द्रविड़ यानी दक्षिण भारत के लोग आए उत्तर भारत में और उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। बीबी लाल कहते हैं कि आर्य लोग ही थे, यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य लोग थे। कैसे कहते हैं इनका पता नहीं, क्या मत है, लेकिन इनका आपको याद रखना पड़ेगा। सबके अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में हमको इतना पढ़ना नहीं है। क्रमिक विकास की अवधारणा अमलानंद घोष और ऑलचिन ये दो विद्वान कहते हैं क्रमिक विकास यानी कि जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूल स्वरूप के थे, मतलब भारतीय लोग ही थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया। तो ये अमलानंद घोष और ऑलचिन कहते हैं कि कोई विदेशी नहीं थे, सब भारतीय ही थे, देशी थे, मूल निवासी थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, ना कि किसी और देश से आए थे। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत और दृष्टिकोण हैं। तो आगे हम लोग जो है कि प्रमुख स्थलों की विशेषताओं की बात करेंगे, यानी कि एक एक करके हम लोग जितने भी स्थल हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। और आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई, उसकी क्या विशेषताएं, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई, उसकी क्या विशेषताएं, ऐसे जितने भी नगर हैं प्रमुख नगर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।